साथियों, एक लंबे इंतजार के बाद भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में 15 जुलाई 2026 को एक मुक्त व्यापार समझौता है वो लागू हो गया है। इससे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट अपन कहते हैं, जिसको शॉर्ट में कहेंगे CETA। इसमें है वो भारत की 99% वस्तु है जो बाई वैल्यू है उनका 0% टैरिफ है वो ब्रिटेन के अंदर लगेगा, और ब्रिटेन की जब लगभग 92% जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर भारत ने है वो टैरिफ 0 कर दिया है। अब इस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या है वो भारत को फायदे होने वाले हैं, किन किन वस्तुओं के ऊपर है वो टैरिफ है वो कम किया गया है या फिर शून्य किया गया है, किन वस्तुओं के ऊपर टैरिफ अभी भी लग रहा है, या फिर ब्रिटेन को क्या फायदे होने वाले हैं इस मुद्दे के अंदर, मतलब क्या क्या चुनौतियां आने वाली है आगे, इन सभी के ऊपर अपन इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस मुद्दे को अपन। इस मुद्दे का नाम है व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA। वो अपन देख चुके हैं। लागू कब हुआ? 15 जुलाई 2026 को है वो लागू किया गया है। ये तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी इसमें बधाई दी है देश को कि भाई अब है वो अपने बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो ब्रिटेन के अंदर शुल्क मुक्त है वो बिकेगी। ठीक है, इससे भारत का क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट भी बढ़ेगा, और दोनों का जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें काफी ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। लगभग 99% वस्तुएं हैं उसके ऊपर ड्यूटी है वो फ्री कर दिया गया है। ये तो इससे बहुत सारे भारत के सेक्टर है वो बेनिफिट होंगे। फिर इसको अपन देखते हैं, देखो न्यूज़पेपर के थ्रू तो केरला है उन्होंने एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है इस नए एग्रीमेंट के साथ में। ये न्यूज ऑन एआर का आर्टिकल है। फिर अपन देखते हैं जो ये एग्रीमेंट है ना, ये 24 जुलाई 2025 को है वो साइन हो गया था, और इसको जो है लागू होने में लगभग 1 साल लगा। 15 जुलाई 2026 को ये लागू हुआ है। तो उस टाइम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कीर स्टारमर, इन दोनों ने इसके ऊपर है वो साइन किए थे। अब है वो इसमें भारत के अंदर जो ब्रिटेन की जो उच्चायुक्त है इसका नाम है लिंडी कैमरन। ठीक है, तो इन्होंने बात को मतलब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया और सूचना दी कि भारत के साथ ये एग्रीमेंट है वो लागू हो गया है, और इसमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो इन्होंने बताया कि भाई 92% वस्तु जो ब्रिटेन की है वो भारत के अंदर इंपोर्ट में ड्यूटी फ्री हो जाएगी, और लगभग 99 वस्तुएं हैं वो भारत की ब्रिटेन के अंदर है वो ड्यूटी फ्री हो जाएगी। तो इससे क्या है, ट्रेड भारत और दोनों देशों के बीच में बढ़ने वाला है। ये इंडो यूके जो FTA है, किक ऑफ, ब्रिटेन सेट टू एलिमिनेट टैरिफ्स। ठीक है, तो ये इन्होंने इसके फायदे हैं बताए हैं। फिर मोदी जी ने भी इनके फायदे गिनाए हैं। मोदी जी ने कहा है कि जो किसान है, जो सीमांत किसान है, लघु किसान है, उनको फायदा होगा। SMSC जो इंडस्ट्री होती है, स्मॉल माइक्रो एंड मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम जो होते हैं, उनको है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। तो एक्सपोर्ट बूस्ट होगा और उनके सामान है वो ज़्यादा बिकेंगे। ठीक है, तो उनको फायदा होगा। और भी इन्होंने बहुत सारे फायदे गिनाए हैं, अपन एक एक करके है वो देखेंगे। ठीक है, अब पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने है वो बहुत सारे ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अलग अलग देशों के साथ किए हैं। तो उनमें से अपन है वो कुछ देखते हैं। एक तो न्यूजीलैंड के साथ किया है FTA, फिर है ओमान के साथ किया, UK के साथ ये चल ही रहा है। एक EFTA जो यूरोपियन यूनियन के कुछ 4 कंट्रीज है, आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड वगैरह है, ठीक है, लिechtenstein है, इन देशों के साथ में भारत ने एक है वो एग्रीमेंट किया है। फिर है ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA हुआ है, फिर UAE के साथ CEPA हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर मॉरिशस के साथ है CECPA हुआ है। फिर US के साथ है वो ट्रेड डील है वो चल ही रही है, अभी फाइनली है वो डन हुई नहीं है, और अभी वार्ताएं चल रही है, लगभग फाइनल होने के दौर में ही है। ठीक है, फिर है यूरोपियन यूनियन के साथ है वो FTA भारत का हो चुका है। तो ये कुछ रिसेंट FTA है जो भारत ने अलग अलग देशों के साथ है वो किए हैं। फिर देखो अपन टाइमलाइन देखते हैं कि भाई UK के साथ है वो भारत के जो व्यापार है वो किस तरीके से है वो आगे बढ़ा है, किस तरीके से समझौते है वो आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो देखो 1947 से अपन शुरू करते हैं कि उस टाइम है वो दोनों देशों के बीच में है वो बायलैटरल रिलेशन जो आजाद होने के बाद या सोवरेन कंट्रीज के रूप में है वो शुरू हुए थे। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट जो अपन देखते हैं वो BTIA हुआ है, कब? 2007 के अंदर। कब हुआ? 2007 के अंदर BTIA हुआ। BTIA का पूरा नाम क्या है? ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। फिर है 2021 के अंदर है वो ETP हुआ है, इनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और इसी ने है वो भारत के साथ है वो मुक्त व्यापार समझौते की नींव रखी है। फिर 2022 में है वो भारत और जो है UK के बीच में है वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की है वार्ताएं शुरू हुई, नेगोशिएशंस शुरू हुए। ठीक है, तो ये FTA की नेगोशिएशंस कब शुरू हुई? 2022 में। फिर 2025 के अंदर ये एग्रीमेंट है वो साइन हो गया था। तब इस एग्रीमेंट का नाम क्या रखा? ऑफिशियल नाम रखा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, CETA जिसको अपन कहते हैं, जिसकी चर्चा आप आज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साइन कब हुआ? 24 जुलाई 2025 को,
और इसको ये फोर्स में कब आया? 15 जुलाई 2026 को। अब इसका कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाम है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसा आपने थंबनेल में लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो एक मतलब कंप्लीटली फ्री नहीं है, 99 वस्तुएं हैं जो भारत की बाई वैल्यू है उनको फ्री वहां पे किया गया है। ब्रिटेन की 92% वस्तुएं हैं उनको भारत में फ्री किया गया है। अब देखते हैं अपन भारत को क्या फायदा होने वाला है इससे, ठीक है। सबसे पहले तो 25 बिलियन जो पौंड है उसका है वो एक मतलब एक साल के अंदर इतना व्यापार है वो बढ़ने की चांसेस है। ये किसके द्वारा बताया गया है? तो उच्चायुक्त थी लिंडी कैमरन, इन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार प्रति वर्ष अनुमानित वृद्धि है वो कितनी? 25 जो पौंड स्टर्लिंग। ये जो साइन किसका है? ये पौंड स्टर्लिंग का साइन है। और जो अपन रुपये के अंदर यदि देखते हैं तो 32.57 लाख करोड़ रुपए आता है। वो प्रति वर्ष है वो इतना व्यापार है वो बढ़ सकता है। फिर है वो जो पौंड स्टर्लिंग के अंदर 5 बिलियन है उसकी जीडीपी है वो हर एक देश के बढ़ने के है वो चांस है। तो दोनों पक्षों की जीडीपी में प्रति वर्ष अनुमानित वृद्धि होने के चांस है। और जो 900 बिलियन डॉलर वो यूके का अभी मार्केट है और उसमें भारत के कितना है योगदान? 14 बिलियन डॉलर का है वो आपूर्ति भारत करता है। और अभी विस्तार की है वो अपार संभावना है क्योंकि मार्केट काफी बहुत ज्यादा बड़ा है और वो 900 बिलियन डॉलर का मार्केट है। तो भारत के पास एक स्कोप है बहुत बड़ा। ये फिर देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक है वो यहाँ पे सर्वे किया है, तो इन्होंने बताया कि भारत और जो यूके के बीच में व्यापार है उसके बाद मतलब काफी अपार संभावनाएं हैं उनकी। तो 12.5% है वो चक्रवर्ती वृद्धि दर, जिसको कहते हैं ना CAGR, ठीक है, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, उसकी संभावनाएं हैं। अब ये कैसे है? देखो 2026 जो फाइनेंशियल ईयर है ना उसमें जो द्विपक्षीय व्यापार है वो तो है 25 बिलियन डॉलर का और जो 13.5 बिलियन डॉलर है वो यूके में भारत के निर्यात है। अब वो 27 में बढ़ गए, ये 15.2 और ये 28 बिलियन हो जाएंगे। फिर है वो 28 के अंदर है वो 17.1 और ये 31 बिलियन होने के चांसेज है। फिर है 29 में ये 19.3 बिलियन और 34.0 बिलियन डॉलर है वो मतलब होने के चांसेज है दोनों के बीच में व्यापार, ठीक है। फिर फाइनेंशियल ईयर 31 तक है वो जो भारत और इनके यूके के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 41 बिलियन डॉलर का हो जाएगा और भारत के निर्यात है वो 24.2 बिलियन डॉलर होने की अनुमान है मतलब CAGR के हिसाब से। तो ये काफी अपार संभावनाएं हैं, मतलब काफी अच्छी संभावनाएं हैं। अपार तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, अच्छी संभावनाएं हैं तो ब्रिटेन के अंदर। फिर देखो 99 वस्तुएं हैं उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया, 0 कर दिया गया। यूके को लाभ 92% अपन बात कर चुके हैं इस पे। फिर इधर अपन देखते हैं भाई 99% भारत के जो वस्तुएं हैं उनको ड्यूटी फ्री किया गया है। पहले दिन के अंदर ही है वो लगभग 140 मिलियन का है वो निर्यात भारत ने ब्रिटेन को कर दिया है, यूके को कर दिया है। फिर देखो कौन कौन से क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, तो कुछ आइडेंटिफाई किए हुए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको काफी फायदा होगा, ज्वेलरी को फायदा हो गया, फिर है फार्मा को फायदा होगा और इंजीनियरिंग को फायदा होगा। ये सेक्टर है वो भारत के काफी एनरिच सेक्टर है, सक्षम जो है सेक्टर है और यहाँ से ज्यादा निर्यात है वो ब्रिटेन को होता है। तो अब ड्यूटी फ्री हो जाएगा तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा। फिर देखो कुछ वस्तुएं हैं जिनके ऊपर है वो ड्यूटी है वो 0 कर दी गई है। सबसे पहले कपड़ा और परिधान जिसको अपन टेक्सटाइल कहते हैं, 12% पहले ड्यूटी लगती थी, अब है वो 0% है वो लगेगी, ठीक है। फिर बांग्लादेश और वियतनाम को अब है वो समान स्तर पर अपन है वो टक्कर दे सकते हैं। देखो बांग्लादेश और वियतनाम है उनके पहले से ब्रिटेन के साथ है वो मुक्त व्यापार समझौता हो रखा है यूके के साथ। तो अब भारत के ऊपर जो भारत का जो निर्यात था उसके ऊपर 12% ड्यूटी लगती थी, तो भारत की जो टेक्सटाइल वस्तुएं थी, गुड्स थी, वो काफी वहां पे महंगी हो जाती थी। इसलिए इन दोनों देशों के साथ है वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अब है वो भारत के साथ जो भी ड्यूटी है वो 0 हो गई है, तो अब है वो भारत कॉम्पिटिशन में आ गया है, ठीक है। फिर है वो जो जूते वगैरह है ना, चमड़ा जूता, उस पर थोड़ा से 0 हो गया है ड्यूटी। अब है वो बाजार हिस्सेदारी 5% से बढ़कर 10% होने का अनुमान है क्योंकि ये सस्ती मिलने लग जाएगी। फिर है वो समुद्री उत्पाद है जो एक घोंगे वगैरह मछलियां, 21.5% ड्यूटी लगती थी, अब है वो 0 लगेगी, ठीक है। अब है वो 2030-31 तक निर्यात है वो दुगना होने के चांसेस है। फिर अपन और इसमें क्या देख लेते हैं भाई, इंजीनियरिंग और ऑटो घटक है ना, इसमें भी 18% ड्यूटी पहले लगती थी, अब है वो 0% हो जाएगी। तो इससे भारत की कौन कौन सी वस्तुएं, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकॉम उपकरण है, वो पूरी तरह से शुल्क मुक्त हो जाएंगे। तो भारत के जो है ये प्रोड्यूसर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसर है, इनको फायदा होने वाला है। पर देखो यहाँ पे एक है वो भारत ने भी अपना प्रोटेक्शन लगा रखा है कि जो डेयरी है, अनाज है, खाद्य तेल, सेव, टैरिफ प्रतिबद्धताएं हैं, इनको इस मुद्दे से बाहर रखा गया है। ये यदि निर्यात आयात होते हैं तो इनके ऊपर भारत है वो टैक्स लगा सकता है, क्योंकि भारत अपने है वो लोकल जो किसान है, ठीक है, लोकल इंडस्ट्री है, उनको बचाना चाहता है। इन सेक्टर के अंदर कौन कौन से, डेयरी सेक्टर है, अनाज, खाद्य तेल और सेव, ठीक है। तो बाकी वालों में तो इतना दिक्कत नहीं है, इनको बचाना है वो बहुत जरूरी है।
अब दूसरे और कौन कौन से है, फार्मास्यूटिकल है वो भारत का लगभग है वो 87% है ना, वो ड्यूटी फ्री हो गया है। तो अब भारत का एक्सपोर्ट है वो फार्मास्यूटिकल का काफी बढ़ने के चांसेस है। फिर रसायन है, और जो है इसमें इंजीनियरिंग के जो पुराने हैं उनके ऊपर पहले टैरिफ है वो समाप्त कर दिया गया है। 8 रसायन के ऊपर पहले कितना था 8%, इंजीनियरिंग के ऊपर 18% था, वो कम हो गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक और खाद्य के ऊपर अपन देख लिया कि भाई जो प्रसंस्कृत तो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, उनके ऊपर 70% है वो टैक्स है वो कम कर दिया है। अब इससे फायदा क्या होगा, जो $30 बिलियन का मार्केट है वो बढ़ेगा। भारत का जो यूके के अंदर मार्केट जो मतलब जो हिस्सेदारी है वो बढ़ने के चांसेस है। फिर जो एक दो जो शराब पीते हैं लोग, उनको काफी उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए फायदा होने वाला है। तो प्रीमियम स्कॉच है, स्कॉच विस्की जिसको कहते हैं, उनके दामों में है वो गिरावट आने वाली है, क्योंकि सरकार ने है वो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 150% से 75% है वो कर दी है। ये तो तत्काल रूप से कर दी है, ठीक है। आगे आने वाले 10 वर्षों के अंदर है वो इसके 40% है वो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इस विस्की की कीमतें है वो कम हो जाएगी। ये देखो इसके कुछ ब्रांड है, ठीक है, तो उनके रेटें भी यहाँ पे दिखाई गई है, भाई इनकी रेटें है वो ये होने वाली है। मैकलन है जो 12 साल की, वो है 7,400 की मिलेगी, ठीक है। ग्लेन फिडिच नाम से है ये, 8,730 की है वो मिलेगी। ये देखो कीमतें कहाँ की है, ये गुड़गांव की कीमतें यहाँ पे दी हुई है, गुरुग्राम की कीमतें। तो 150 से 75% तत्काल आ जाएगी, फिर है वो अगले 10 सालों में है वो 40% पे आ जाएगा। ये कौन से जो बोतल बंद आती है ना विस्की, जिन पर कस्टम ड्यूटी है, उसमें भारी है वो गिरावट आएगी। फिर देखो यहाँ पे फिर और ब्रांड, एक और नए और ब्रांड दे रखा है जिसका 22,000 से गिर के ये 20,000 के आसपास इनकी है वो कीमत हो जाएगी। अब देखो समस्या क्या है, समस्या ये है कि अब ये ब्रांड मतलब विस्की है वो सस्ती आएगी, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, ठीक है। अब बाकी वाले जो शराब के जो ब्रांड है उनका कंपटीशन है वो आपस में गड़बड़ हो गया, विस्की सस्ती रहेगी, बाकी ब्रांडों की कीमतें वो की वो है। तो अब नॉर्मली क्या है कि एक्साइज ड्यूटी जो शराब के ऊपर लगाई जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, ठीक है। तो अब है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो विस्की के ऊपर है वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के उनको है वो मतलब फेयर कंपटीशन है वो प्रदान कर सकते हैं। अब क्योंकि कस्टम ड्यूटी के ऊपर तो बात दी है सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है यूके के साथ, तो यदि लोकल लोगों को बचाना है, लोकल इंडस्ट्री को बचाना है, तो एक्साइज ड्यूटी स्टेट को बढ़ानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे देखो तिरुपुर और सूरत के लिए जो है प्रतिस्पर्धी बढ़त है वो काफी मिलने वाली है, क्योंकि जो बांग्लादेश है, वियतनाम है, ये मतलब सॉरी बांग्लादेश और कंबोडिया, ठीक है, बांग्लादेश और कंबोडिया का है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो रखा है। इस वजह से जो सूरत और तिरुपुर के है वो प्रोडक्ट थे टेक्सटाइल के, वो वहां पे टिक नहीं पाते थे ब्रिटेन के अंदर। अब है वो बराबर हो गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है, तो अब है वो समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये सूरत और तिरुपुर के है वो टेक्सटाइल है वो अब यूके में जाएंगे। अब कौन कौन से है वो कंपनियां हैं जिनको फायदा होने वाला है, ठीक है। एक तो है एसपी अपैरल्स है, इनका राजस्व है वो 94% है वो निर्यात से आता है, ठीक है। फिर है गोकुल दास एक्सपोर्ट्स है, नितिन स्पिनर्स है, वर्धमान टेक्सटाइल्स है, अरविंद है, इनको है वो काफी फायदा होने वाला है। ये क्या है, ज्यादातर अपना जो सामान टेक्सटाइल का सामान है वो एक्सपोर्ट करते हैं, कपड़े को एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखो वहां की जो ब्रिटेन की जो कारें हैं वो भी भारत के अंदर सस्ती होने वाली है, उनके ऊपर तो ड्यूटी लगाई हुई है 110% की। मेनली जो कार है कौन सी है, रेंज रोवर कार है वो ब्रिटेन से आती है, ठीक है, और वो भी उन्हीं के ऊपर है जो ब्रिटेन के अंदर मैन्युफैक्चर हो रखी है। दूसरे देशों में मैन्युफैक्चर होती है ना, भले सेम कंपनी के ऊपर, उसको उसके ऊपर है वो ड्यूटी फ्री नहीं होगा। अभी वर्तमान में 110 की ड्यूटी लग रही है, पहले वर्ष में 30% है वो कम कर दिया जाएगा, 5 वर्ष में 5 साल बाद है वो 10% है वो कम कर दिया जाएगा। पर इसमें है वो यूनिट फिक्स है कि भाई आप हम इतनी यूनिट के ऊपर ही है वो छूट देंगे। जैसे है वो पहले साल है वो हम जो है 10,000 यूनिट है इनके ऊपर ही है वो टैक्स में छूट देंगे, ठीक है। फिर है वो 5 साल में है वो 37,000 यूनिट है उनको भी हम है वो छूट देंगे, उससे ज्यादा है वो छूट नहीं दे सकते, क्योंकि इससे फिर भारत को है वो काफी नुकसान हो सकता है। तो आप है वो ये कार काफी सस्ती हो जाएगी, इसकी रेट आप देखो यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। तो रेंज रोवर की कीमत है वो 75 लाख है वो उसकी गिरावट आ जाएगी, 4.25 करोड़ से 3.50 करोड़ के ऊपर आ जाएगी। भाई किसी की हिम्मत है तो खरीद सकते हो, अब सस्ती हो रही है, ठीक है। अब हो चुकी है, वैसे लागू हो चुका है एग्रीमेंट। फिर देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखो छूट है कार के बेस पर नहीं है बल्कि उत्पादन स्थल के ऊपर है, कि भाई ये कार कहाँ बनी हुई है। ब्रिटेन के अंदर बनी हुई कारों के ऊपर ही छूट है, बाकी वाली कारों के ऊपर कोई छूट नहीं है। तो देखो और कौन कौन सी, रेंज रोवर एसयू यूके बिल्ड के ऊपर है, रेंज रोवर स्पोर्ट्स एसवी
40 लाख की गिरावट आएगी। डिफेंडर और डिस्कवरी है, इनके ऊपर कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्लोवाकिया के अंदर बनती है, ठीक है। तो ब्रिटेन यूके के अंदर बनने की है, उनका फायदा वो होगा। बाकी चीजें अपन है वो देख चुके हैं। और भी देखो कुछ कारें हैं, मैकलारेन है, बेंटले है, एस्टन मार्टिन है, ये यूके निर्मित मॉडल्स की कीमतें हैं, उनमें भारी गिरावट की है वो उम्मीद है। उसके बाद अपन देखते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो अपन देख ही चुके हैं कि भाई 87% फार्मा है वो, भारत के 87% फार्मा निर्यात को यूके के बाजार में तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच है वो प्रदान की गई है, ठीक है। और पहले रसायन और फार्मास्यूटिकल पर 8% तक है वो आयात शुल्क लगता था, अब वो कम हो जाएगा। फिर सेवा क्षेत्र का विस्तार है वो करने के लिए यूके ने परमिशन दी है कि लगभग वो 137 है वो सब सर्विसेज सेक्टर है, उनको उन्होंने कहा है कि भाई आप यहाँ पे आइए, हमें सेवाएं दीजिए। अब कौन कौन सी सेवाएं हैं, आईटी सेक्टर है, हेल्थ केयर है, तो इस तरह की और वित्तीय सेवाएं हैं, इंजीनियरिंग है, इन सब सेवाओं के अंदर है वो यूके ने भारत को मतलब आमंत्रित किया है कि आप यहाँ आइए और हमारे यहाँ सेवाएं दीजिए, ठीक है। तो इसमें भारतीय फार्मा कंपनियां भी शामिल है। स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए यूके में साथ अनुसंधान विकास और पेशेवर सहयोग में भारी वृद्धि होने के चांसेस है। फिर और अपन देखते हैं, देखो कौन कौन क्षेत्रों में फायदा होने वाला है। एक तो एमएसएमई है, उसका सशक्तिकरण होगा क्योंकि एमएसएमई के प्रोडक्ट है वो अब ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे क्योंकि उनके ऊपर है वो ड्यूटी लगने वाली नहीं है। फिर है ग्लोबल जो वैल्यू चेन है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला है, उसमें भारत की भागीदारी बढ़ाने का है वो यहाँ पे अच्छा मौका है, एक अच्छी मतलब भूमि तैयार हुई है, प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। फिर एआई और स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, तो उसके लिए है वो वहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के चांस है ब्रिटेन के अंदर, तो उसके लिए भी एक ग्राउंड है वो तैयार हो रहा है। फिर देखो एक और फायदा हो रहा है, ठीक है, तो भारत के जो लोग ब्रिटेन में जाते थे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एक टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स क्या था, वो सोशल सिक्योरिटी टाइप का टैक्स था, एक सामाजिक सुरक्षा समझौता है कि भाई भारत के अंदर भी कोई जैसे लेबर है तो वहाँ पे सामाजिक सुरक्षा के नाम पे पैसा दे रहा है, ब्रिटेन में भी दे रहा है, तो वो उनको डबल पैसा है वो उनका लग रहा है। तो अब क्या है कि भारत और ब्रिटेन या यूके ने एक समझौता कर लिया है कि जो डीसीसी है तो दोहरा कर है, उससे है वो राहत दे दी गई है। पहले ये 12 महीने की राहत थी, अब ये 60 महीने की हो गई, मतलब लगभग 5 साल तक है वो आपको डबल है वो टैक्स वहां पे नहीं देना पड़ेगा सोशल सिक्योरिटी के नाम पे, ठीक है। कितने लोग, लगभग 75,000 पेशेवर है उनको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अस्थायी रूप से यूके जाने वाले भारतीयों को अब है वो दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा है वो नहीं देनी पड़ेगी और 12 महीने से ये 60 महीने बढ़ गया, अब डबल टैक्स है वो आपको नहीं देना होगा। अब इसमें देखो कुछ अपवाद है, चीजें हैं, मतलब कंडीशंस है, ठीक है। अब कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है, तो एक तो है वो कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा, भाई बैक डेट से लागू नहीं होने वाला है, ये अब 15 जुलाई 2026 से ही लागू होगा। 15 जुलाई 2026 के बाद जो लोग जाएंगे ना उनके लिए है, ठीक है। फिर वहां पे उनके पास एक ईपीएफओ का है वो कवरेज सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। जिनके पास ईपीएफओ का कवरेज सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को ये छूट मिलेगी, ठीक है। फिर है वो ये कितने लोगों को अपन देख चुके हैं, 75,000 से अधिक जो पेशेवर है, 900 से अधिक जो भारतीय आईटी कंपनियां हैं, ठीक है, उनको भी फायदा है वो मिल सकता है, मिलने वाला है। अब इसी का फायदा क्या होता है कि वहां पे देखो यूके का जो नेशनल इंश्योरेंस होता है ना, उसमें वो पैसा जमा करवाना होता है आपको, तो उसमें देखो अपने जो सकल वेतन है उसका लगभग 8% और नियोक्ताओं को 15% तक है वो एनआई के रूप में है वो देना पड़ता है, ठीक है। तो अब वो पैसा बचेगा तो वो लोग भारत के अंदर रेमिटेंस के रूप में ज्यादा से ज्यादा भेज पाएंगे, इससे भारत का क्या है रेमिटेंस बढ़ेगा, तो भारत के लिए तो अंतिम रूप से फायदा ही है। फिर देखो और क्या फायदा होने वाला है कि अब ब्रिटेन ने ये भारत की जो कंपनियां हैं अब वहां की सरकारी जो प्रोक्योरमेंट कर सकती है, सरकारी टेंडर है वो ले सकती है, तो 38 बिलियन जो है पाउंड स्टर्लिंग का मार्केट है वो भारत को भारतीय कंपनियों के लिए खोल दिया है उन्होंने। अब भारत की कंपनियां वहां पे बिजनेस कर पाएगी, सरकारी टेंडर ले पाएगी और सरकारी कार्य है वो खरीद फरोख्त है वो कर पाएगी, पहले ये नहीं कर सकती थी। अब है वो 1800 भारतीय जो सैफ है, योग प्रशिक्षक है, संगीतकार है, उनको वहां पे वीजा देने की है वो अनुमति मिल गई है, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक रूप से ऐसा पहली बार हुआ है कि जो भारतीय जो योग प्रशिक्षक है या फिर संगीतकार है उन लोगों को है वो वीजा दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब है वो ब्रिटिश फर्मों को सार्वजनिक खरीद बाजार के अंदर मौका मिलने वाला है, ठीक है। और इसे क्या है कि 40,000 सरकारी निविदाओं के प्रतिस्पर्धी बनने का अधिकार है वो मिल जाएगा। लगभग 40,000 वहां पे टेंडर्स निकलते हैं जिनमें भारतीय कंपनियां भी है वो कॉम्पीट कर पाएगी, टेंडर हासिल कर पाएगी। फिर अपन देखते हैं, देखो बाधाएं क्या क्या है, अपन इतने तो फायदे देख लिए, अब कुछ बाधाएं भी है वहां पे। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना ये पूरी 100% फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस डाली हुई है, ठीक है। तो ये कंडीशंस क्या है,
यहाँ पे स्टील के ऊपर सख्त कोटा है। अब भारत का जो स्टील है वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो अब ब्रिटेन ने वहां पे एक कोटा तय किया है कि भारत से जो स्टील आएगा ना वो लिमिटेड आएगा, आप है वो अनलिमिटेड है वो स्टील एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो कितना है, 33,456 टन का कोटा है वो तय इन्होंने कर दिया। कौन सी, हॉट रोल्ड शीट्स जो होती है, ठीक है। तो ऐसे जो गोल गोल होती है ना, ये यहाँ पे फोटो तो दी हुई होगी ना, एक मिनट आगे वाले में होगा, ये देखो इस तरह की जो शीट्स होती है ना भारतीय स्टील निर्यात, ठीक है। तो इनके ऊपर है वो एक कैप लगा दिया है कि इससे ज्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आपको 50% है वो जुर्माना लगाना पड़ेगा, मतलब जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये कोटा है वो यहाँ पे डिसाइड हो गया है, ठीक है। फिर एक और बात है भविष्य की, कार्बन टैक्स। यूके है वो एक कार्बन टैक्स लगाने वाला है 1 जनवरी 2027 से। अब ये क्या होता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म नाम से एक नॉन टैरिफ बैरियर है ये क्या आप है वो बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करके कोई वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर एक नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में है वो उसके ऊपर टैक्स लगा देगा वस्तु के ऊपर, ठीक है। और वो भारतीय वस्तु फिर वहां पर नहीं बिक पाएगी। तो इसको अपन क्या कहते हैं, एक तो टैरिफ बैरियर होता है, एक दूसरे नॉन टैरिफ बैरियर होता है। टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स वाला, जिन्होंने सीधा सीधा टैक्स बढ़ा दिया। दूसरे ऐसे होता है कि भाई टैरिफ बैरियर तो नहीं है पर उन्होंने कहा कि भाई ये कंडीशन अच्छी नहीं है इसकी, इसमें चाइल्ड लेबर को यूज किया गया है। जैसे भारत के आम है वो जापान में गए थे या अमेरिका में गए थे तो उन्होंने रिजेक्ट करके वापस भेज दिया, तो वो क्या था, एक नॉन टैरिफ बैरियर था कि भाई इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा है वो ज्यादा है। जब लेने की इच्छा नहीं होती तो वो इस तरह के आरोप है वो वहां पे लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि भारतीय निर्यात है वो महंगा हो सकता है। तो इसमें वो टैक्स लगा देगा, एक कार्बन टैक्स नाम से। ये भारत की शुल्क समझौते में भारत को अधिकार है कि यदि यूके कार्बन टैरिफ लगाता है तो भारत जवाबी शुल्क है वो लगा सकता है। तो ये एक मतलब ये समझौते के अंदर इस बात को शामिल किया गया है कि यदि ब्रिटेन कार्बन टैक्स लगाता है तो भारत भी इसका रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लगा सकता है, तो वो बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये बात अपन देख ही चुके हैं। फिर कोटा पार करने पर 50% का भारी शुल्क है। फिर 85% है वो बेस लाइन स्टील निर्यात पर है वो छूट प्राप्त की है कि जो नॉर्मल जो स्टील होता है ना वो 85% है वो भारत निर्यात कर सकता है। फिर इसमें देखो समस्या क्या है, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसमें भी क्या है कि जो स्टील एक्सपोर्ट हो रहा था ना उसको भी 33% है वो कटौती कर दी यूरोपियन यूनियन ने भी। तो अब यूरोपियन यूनियन को जो स्टील भेजा गया है तो वो कहीं और ज्यादा जगह खपाना पड़ेगा। अब तो ब्रिटेन का मार्केट है वो भी काफी ब्लॉक हो गया क्योंकि यहाँ पे भी एक जो है कोटा सिस्टम लगा दिया है, इससे ज्यादा आएगा तो हम 50% है वो जुर्माना लगा देंगे, यूके वाले ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो भारत के लिए काफी समस्या वाली बात हो गई है, ठीक है। तो अब इसका कुछ समाधान है वो अपन को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपन देखें CBAM, ये तो ये नॉन टैरिफ बैरियर जैसे मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो FTA बेनिफिट तो जीरो ड्यूटी वाला फायदा हो रहा है, कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कड़वी सच्चाई है थोड़ी सी, अपन वो देख ही लेते हैं कि भाई आदर्शवादी FTA का है वो अंत हो चुका है। अब पहले की तरह नहीं रहा कि भाई FTA साइन हो गया तो हर वस्तु है वो फ्री होगी, हर वस्तु यहाँ पे फ्री नहीं मिलेगी। तो लिमिटेड वस्तुएं आपको है वो फ्री मिलने वाली है, कुछ सैंक्शंस है वो कंडीशनल यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो अधिक मुक्त मतलब आधुनिक मुक्त व्यापार समझौते अनियंत्रित बाजार पहुंच की गारंटी नहीं देते, ठीक है। ये अत्यधिक लेन देन रक्षात्मक और सीमित हो गए हैं, यहाँ पे क्या प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज्यादा आ गया है, ठीक है। तो जब भी आप FTA करोगे तो बहुत सारी कंडीशंस है वो इसमें डाल दी जाएगी कि भाई हम इन चीजों पे आप है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते फ्री के अंदर, ठीक है। तो ये अपने देख लिया, अब अपन इसका थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं कि तो विश्व व्यवस्था में भारत का एक रणनीतिक पुनर्संतुलन। तो ये जो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने किया है CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो यूके के साथ, तो इससे क्या होगा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो डेवलप हो रहा है। अब भारत और जो यूके के बीच में है वो नए तरीके से ट्रेड है वो डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ है वो फायदे हैं भारत को, ठीक है। अपन थोड़ा समराइज कर लें कि भाई जो 99% जो वस्तुएं हैं बाई वैल्यू है उनके ऊपर जीरो ड्यूटी लगने वाली है, ये भारत के लिए बड़ी जीत है। फिर दूसरा है कि भाई जो 75% जो अपने 75,000 पेशेवर है उनको जो है DCC जो है टैक्स, तो डबल टैक्सेशन जो सोशल सिक्योरिटी के लिए लगने वाला है तो वो 5 साल के लिए फ्री हो गया, ठीक है। फिर है 38 बिलियन के सरकारी खरीद में है वो भारत को मौका मिल गया। फिर टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसको काफी फायदा मिलने वाला है, फार्मा सेक्टर है 87% जो फार्मा सेक्टर है उसको वहाँ पे फायदा मिलने वाला है, समुद्री उत्पाद को फायदा मिलेगा, IT के लिए ये काफी फायदेमंद होने वाला है। फिर अपन देखते हैं अब रणनीतिक आवश्यकताएं क्या है। तो प्रोटेक्शनिज्म है ना,
उससे बचने या फिर उसके ऊपर निर्भर रहने की ज्यादा है वो आवश्यकता नहीं है अपन को, या फिर उससे पहले से ही आपको सचेत रहना पड़ेगा कि भाई आप है वो एफटीए के ऊपर है वो निर्भर नहीं रह सकते। आपको भी कोई एक अलग ऑप्शन है वो ढूंढने पड़ेंगे। आपके ऊपर जो भी नए रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह लगते हैं तो उनका समाधान है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो सीबीएम जो है कार्बन बॉर्डर तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, और स्टील कोटा जैसे रक्षात्मक बाधाओं के बीच में पनपने के लिए अपनी भू राजनीतिक और आर्थिक लाभ को आक्रामक रूप के कैलिब्रेट करना होगा। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि भाई हमें फिर चीजें है वो कैलिब्रेट है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, और इससे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो डेवलप हो रहा है। ये भाई अंत के रूप में ये फायदा ही करने वाला है भारत को, ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा। भाई कुछ नहीं से तो अच्छा है ना कुछ हो, बिना मामा के काना मामा ही अच्छा होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी यही बात है। ठीक है, तो हमें वो इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए, और इस एफटीए को है वो सक्सेसफुल बनाया देना चाहिए। ठीक है, आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।